Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this very beautiful topic of projectile motion. Thank you, sir. इंतहाई इंटरेस्टिंग है और इन दिस टॉपिक यू गोना लर्न अ लॉट. ठीक है, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमें चाहिए इस टॉपिक में एमसीक्यूज वगैरह न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने के लिए. तो वो कॉस साइन की वैल्यूज हैं जो आपको जुबानी याद होनी चाहिए. लाइक कॉस 30 it is square root 3 by 2 and cos 45 1 upon square root 2 cos 60 1 by 2. और अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो क्या बनेगा? साइन. तो साइन 60 साइन 45 और साइन 30. ठीक है, ये तीन एंगल स्पेशली इंपॉर्टेंट है हमारे आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के या एमसीक्यूज के सॉल्यूशन के लिए, और इसी के ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन. सो वी स्टार्ट विद बैलिस्टिक्स. व्हाट इज बैलिस्टिक्स? It is a branch of physics that deals with the study of projectile motion. And now, what is projectile motion? देखो, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इफ यू रिमेंबर, हमारे पास दो किस्म के मोशन है. When a body moves under the action of gravity, we have these two types of motion. Those two types of motion are: one, free fall motion, which occurs along negative y-axis, downward है, negative y-axis के along हो रहा है. ठीक है, और it is one dimensional motion in the direction of gravity. जबकि the second one is projectile motion, and projectile motion is two dimensional motion under the action of gravity. ये दोनों motions they are happening under the action of gravity. लेकिन free fall motion is a one dimensional motion and projectile motion is a two dimensional motion. Both are occurring under the action of gravity. So we define projectile motion as the two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity. The two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity. अब इधर नोट करो, ये आपको क्लू दे रहे हैं यहाँ पे. टू-डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब है? इधर देखो, ये वो तो ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन ये इसमें जो गहरी बात बताना चाहते हैं ना, वो ये है. टू-डायमेंशनल मोशन से मुराद है कि एंगल की लिमिट लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0. मैथमेटिकली थोड़ा सा समझ लो ना इसको, कि अगर आप 0 पे थ्रो करते तो अलोंग एक्स एक्सिस जाता, लेकिन अगर आप 90 पे थ्रो करते तो अलोंग वाई एक्सिस जाता. दोनों सूरतों में ये कौन सा मोशन है? वन डायमेंशनल. लेकिन अब ये एंगल कह रहा है ना ही 0 होगा ना ही 90. 0 से ज्यादा और 90 से कम, इस रेंज में आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है. तो फिर जो टू डायमेंशनल मोशन वो करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा, हमें एक समझ आ गया एंगल की लिमिट क्या है. दूसरी बात, इट इज द मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स है? द ओनली फोर्स हियर इज ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स आर सिंपली gravity, and the only acceleration produced here is
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स के अलॉन्ग है कि वाई के अलॉन्ग है? वाई के अलॉन्ग है। पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग है कि नेगेटिव? तो माइनस जी आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, तो इसका मतलब कि ये हिंट दे रहा है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी हमें पता है किसके अलॉन्ग है, नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है ना। तो इससे ही हमें हिंट दिया है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वो वाहिद फोर्स जो प्रोजेक्टाइल पर एक्ट कर रही है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका मतलब हम एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी फोर्स कंसीडर नहीं की जा रही, ठीक है। सो देयर इज नो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, so we write the force along x-axis is 0 and also the drag force is 0. Air resistance भी नहीं है और x-axis के along कोई भी propelling force भी नहीं है। तो यहाँ से कुछ conclusions मिलेंगी जो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने लगा हूँ। अच्छा, थर्ड इसमें फैक्टर है trajectory. What is trajectory? Trajectory is the path followed by the projectile. Path followed by projectile. देखो डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्टाइल्स डिफरेंट किस्म की ट्रेजेक्टरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो ट्रेजेक्टरी किसी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है और पैराबोलिक भी हो सकती है। इधर देखो, ये ट्रेजेक्टरी कौन सी है? लीनियर ट्रेजेक्टरी है। ये कौन सी है? सर्कुलर। इस सर्कल को थोड़ा सा कंप्रेस कर दो ताकि रेडियस नॉन कांस्टेंट हो जाए, लाइक दिस। ये कौन सी है? एलिप्टिकल है। और अगर ट्रेजेक्टरी यूं हो जाए तो फिर ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। सो जस्ट मेंशन द नेम्स कि ट्रेजेक्टरीज तो बहुत सी हैं, लीनियर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है और पैराबोलिक भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल कौन सी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है? पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल फॉलोज पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, ठीक है। एंड दैट इज नॉट एनीथिंग डिफिकल्ट, ये बहुत आसान सी बात है, ठीक है। इधर आए नजर स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बोर्ड के एज पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल देखो। अच्छा, इसको जब मैं थ्रो करूंगा लाइक दिस, व्हेन आई थ्रो इट लाइक दिस, ठीक है, तो विल सी कि ये कौन सी ट्रेजेक्टरी जो है फॉलो करता है। लुक एट इट, ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ आया कि नहीं? यस सर। थैंक यू, प्लीज बी सीटेड। तो इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ कहेंगे। अब लीनियर में एंगल 0 है, इसमें तो नहीं है। तो हमने ये नहीं कहा कि ये प्रोजेक्टाइल का पार्ट है, हमने नहीं कहा कि ये प्रोजेक्टाइल का पार्ट है, हमने नहीं कहा कि ये प्रोजेक्टाइल का पार्ट है, हमने कहा पैराबोलिक। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल फॉलोज पैराबोलिक पाथ। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक टेबल है। ये बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन, अब तक तो आपको समझ आ गया कौन सा मोशन है, 1D है या 2D है? ये 2D मोशन है, ठीक है। तो इस 2D मोशन में हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। स्केल दीजिएगा मुझे, ठीक है। ये नीचे से क्यों गुजरता है? कैमरे में आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, सो सर प्रॉपरली मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। दिस पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
ये पॉइंट जहां पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, इसको हम समिट कहते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड समिट। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, और इस पॉइंट को अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करो तो इट इज summit point represented by P, and यहां पे ये दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। We also need to mention another thing in here, which is its range. The horizontal distance covered by the projectile is called range. Here gravity. तो ये रेंज है, ठीक है। ये समिट पॉइंट है जहां पर हाइट मैक्सिमम हो गई है। अब द की to the analysis of projectile motion is to treat x and y components separately. Why? ये बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन आपके सामने है, ट्रेजेक्ट्री आपके सामने है, वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल? टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन है तो क्या इस पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन की लिमिटेशन याद है? हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन उस वक्त एप्लीकेबल हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और मोशन वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन तो हमारी वेरीफाई हुई है ना कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन दूसरी कंडीशन का मसला बना, और वो मसला क्या है कि मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। सो द की टू द एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू ट्रीट एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स सेपरेटली। हमें क्या करना होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है तो इसको स्प्लिट करना होगा। एक्स कंपोनेंट को अलग ट्रीट करना होगा और वाई कंपोनेंट को अलग से ट्रीट करना होगा, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी डू इट। हम इसको कैसे करते हैं? गिव मी दिस स्केल। यहां पर मैं एक बड़ा जबरदस्त टेबल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। और इस टेबल में हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स के लिए स्प्लिटिंग कर देनी है। प्रोजेक्टाइल मोशन को टू डायमेंशनल मोशन में स्प्लिट कर देना है। टेबल्स कहीं पर भी हों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये समरी होते हैं तो काफ़ी बड़ी डिटेल की, तो इसलिए टेबल्स को इग्नोर ना किया करेंगे। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने बताया टू डायमेंशनल मोशन है ना। ओके, देखो, अच्छा इस मोशन को हम स्प्लिट कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। तो एक आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और दूसरा आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है। हमने तीन चीजों को स्टडी करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए फोर्स का, फिर चेंज इन वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, ठीक है। बल्कि चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, the only force on the projectile is which force? Gravity, which is acting along y-axis. So is there any force along x? No. So the x component of the force is 0, and the y component of the force is equal to minus fg. इसको मैं minus fg से represent कर देता हूँ, ठीक है। अब बताओ, अगर x कंपोनेंट के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन होगी? न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो फिर वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। आई वुड ओनली राइट कि यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट।
अच्छा, y के along फोर्स एक्ट कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होगी। ay is equal to minus g। सो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? वेरिएबल होगा, ठीक है। नाउ लुक एट इट, ये भी जबरदस्त बात है। द मोशन अलोंग द कंपोनेंट ऑफ द मोशन अलोंग x, द कंपोनेंट ऑफ मोशन अलोंग x follows which Newton law? First law. And the second, the y component, it follows second law. क्योंकि motion along x-axis is a motion with constant velocity and zero acceleration. The first line, no force, no acceleration. If there is force, then there will be acceleration. So the x component of the projectile motion follows Newton first law, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। एंड द y कंपोनेंट ऑफ द मोशन फॉलोज न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। ये बातें अब आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहनी चाहिए। और मोशन, ये भी एमसीक्यू है। अच्छा, मोशन along x axis is a motion with constant velocity and motion along y axis is a motion with constant acceleration। समझ आई कि नहीं आई? x के along जो मोशन हो रहा है वो constant velocity के साथ हो रहा है और y के along जो मोशन हो रहा है वो constant acceleration के साथ हो रहा है, ठीक है। अगर velocity constant है तो मतलब उधर force जीरो है और अगर acceleration constant है तो मतलब force constant है। अच्छा, अब यहां पे ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनकी फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है हमें। एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, यहां पे क्या स्टैट्स हैं, और दूसरा समिट को। समिट कौन सा पॉइंट है जहां पे हाइट, लेकिन प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी। हाँ, लॉन्च करोगे ना उसको, तो जब लॉन्च करोगे तो दो चीजें आपके कंट्रोल में है। वन, कितने एंगल से लॉन्च कर रहे हो, और टू, कितनी इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो। सारे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको दो ही चीजें पता होंगी, एक इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होगी और दूसरा, ये दो चीजें आपके कंट्रोल में। तो आप फिर इन दो चीजों को कंट्रोल में लाते हुए प्रोजेक्टाइल को जितना दूर प्रोजेक्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो यहां पर हम लिख देते हैं द वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड द हाइट इज 0 रिलेटिव टू दिस पॉइंट बस। और समिट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, हाँ, मिनिमम होगी, नॉट जीरो। देखो, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, x और y इसको ऊपर ले जाता है और x इसको आगे ले जाता है। तो आगे ले जाने वाला कंपोनेंट तो जीरो नहीं हुआ ना कभी। मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट जीरो है, जिसको मैं आपको रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे कि vy इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा और vx नॉन जीरो होगा। अच्छा, समिट पर हाइट क्या है, हाइट हो गई मैक्सिमम। अच्छा, इधर से देखो, इधर से दो क्लू मिल गए। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। मिनिमम ना कहें, जीरो कहें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसी पॉइंट के मुताबिक हाइट को मेजर किया जाता है। तो इस पॉइंट पे हाइट जीरो होगी, समझ आई। चाहे मैं उसको बिल्कुल ग्राउंड से लॉन्च करूं, चाहे मैं यहाँ से लॉन्च करूं, हाइट इसके बाद ये कवर करेगा, ये वाली हाइट निगलेक्ट कर दोगे आप। अच्छा, फिर यहीं पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, जीरो कह दो, बिल्कुल इनिशियल नो, मिनिमम नॉट जीरो, ये तो समिट है ना, तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। व्हाट अबाउट मोमेंटम, प्रोजेक्शन पर मैक्सिमम होगा और समिट पर मिनिमम होगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा सब स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज KEP, पोटेंशियल एनर्जी इज KEP, मोमेंटम इज PEP, पोटेंशियल एनर्जी इज PEP एंड मोमेंटम इज PEP। समिट पर KES, PES and PS, where S stands for P stands for point of projection। समझ आई? अच्छा, अब हमने क्या जनाब के प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए
की क्या है, एक्स और वाई कंपोनेंट्स को सेपरेटली ट्रीट करो, यानी यहाँ पर वेलोसिटी के भी एक्स और वाई कंपोनेंट बना देंगे, ठीक है। सो विल स्प्लिट एक्स एंड वाई, विल स्प्लिट द वेलोसिटी इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स दीजिएगा। अच्छा, ये रहा इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूं, और ये रहा वाई कंपोनेंट, ठीक है, एक्स। तो ये वी आई एक्स और ये वाला वी आई वाई, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा एक्स कंपोनेंट के साथ क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखो, अब डायग्राम में ये गलती होती है कि आप लोग प्रोजेक्टाइल को ऊपर ले जाते हो और फिर इस पॉइंट पे आके आप लोग वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट छोटा या बड़ा कर देते हो। तो थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी द एक्स कंपोनेंट शुड रिमेन, उसको लेंथ ऑफ द वेक्टर, length of the line tells us about the magnitude of the vector, so length of the line should remain constant। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कम होगा कि ज्यादा, कम होगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे y की वैल्यू कम करते जाएंगे। तो लाइन जरा इस बात को अब हम शो करते हैं, ठीक है। ओ होल्ड इट, नो प्रॉब्लम, दो मुझे। हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आते हैं। तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर आकर x को देखो, अच्छा मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स उतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है, और वाई अब कम हो चुका होगा, और यहां से इसका टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई गुजरती। तो देख लेना, वाई कंपोनेंट कम हुआ इसीलिए ओवरऑल वेलोसिटी भी कम हो गई है कि नहीं। अब बताओ क्या यहाँ पे एंगल भी उतना ही है, नहीं, एंगल कम हुआ है और इस नए एंगल को फाई का नाम दे देंगे। यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट है, और अब वेलोसिटी के y कंपोनेंट को vi y की बजाय vy कहेंगे, क्योंकि अब तो वो चेंज हो चुका है ना, और अब वेलोसिटी को vi की बजाय v कह देंगे। समझ आई बात? अच्छा, तो अब अगर मैं इस डेटा को मैं रीराइट करूंगा, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, वो डस्टर देना मुझे जरा। अब मैंने जो बातें बता दी हैं वो वन बाय वन मेंशन करते जाएंगे यहाँ पे मैथमेटिकली भी, ठीक है। तो वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर कितनी है, vi। क्या मैं कह सकता हूं कि ये vi एक्स स्क्वायर प्लस vi वाई स्क्वायर स्क्वायर द रूट के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इस वक्त वेलोसिटी, समझ आई, और ये वेलोसिटी मैक्सिमम है, और इस वक्त इसमें x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, ठीक है। अब मैं शुरू कर देता हूँ मोमेंटम से। तो इस वक्त जो मोमेंटम है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर pp, दैट इज mvi व्हिच इज मैक्सिमम। तो मोमेंटम इस वक्त मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब मैंने मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी को टारगेट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को सिंपली, चलो फिलहाल सिंपल से यूज करें, KEP लिख देते हैं। KEP इज इक्वल टू हाफ mvi square, which is also maximum. And what about the height at this point? The height is 0. Hence मिनिमम नहीं कहेंगे ना, मैंने बताया इस पॉइंट से हाइट मेजर होती है। मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो बस इस पॉइंट पर जो हाइट है वो अर्थ के मुताबिक है। इसके बाद जो हाइट कवर करेगा वो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी और एंगल के मुताबिक करेगा। तो ये हाइट नहीं कवर की प्रोजेक्टाइल ने, प्रोजेक्टाइल को जब मूव करेगा तो वाई का लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, वो उसकी हाइट होगी। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, सो हाइट इसकी इनिशियली 0 है, इसीलिए इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 0। अच्छा, अब वेलोसिटी कहाँ पे मिनिमम हो जाएगी? सो यहाँ पे आ जाए, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 और x स्टिल नॉन जीरो है कि नहीं? तो x नॉन जीरो, ये मैंने लिख दिया, y कंपोनेंट 0, क्योंकि y इसको ऊपर लेके जाता है। तो जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हो तो ये आगे जाना नहीं छोड़ेगा, ऊपर जाना छोड़ देगा। इसके बाद इसकी y कंपोनेंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी और ये डाउनवर्ड जाना शुरू कर देगा। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल इस पॉइंट के सामने वेलोसिटी विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों?
क्योंकि जितनी वेलोसिटी ये ऊपर जाते हुए लूज करेगा उतनी नीचे आते हुए गेन भी करेगा। ठीक है, सो इतना ही y कंपोनेंट भी ड्रॉ कर देते हैं, इतना ही x कंपोनेंट भी ड्रॉ कर देते हैं, और ये इसका टेंजेंट। टेंजेंट तकरीबन उसी लेंथ में आना चाहिए, ये कोशिश कीजिएगा कि यू ड्रॉ इट टू परफेक्शन। मैं ऐसा करता हूँ, ये x और y बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये कौन सा कंपोनेंट है? x है, और ये y क्लियरली नजर आ रहा है। y इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट, तो यहाँ पे भी उतना ही एंगल होगा ना। अच्छा, और ये एज यूजुअल v होगी। इस v को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं, यानी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, फिर जब ये यहाँ पे पहुंचेगा इस पॉइंट पर, तो वापस उतनी वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब ये नीचे जा रहा था तो जितना, जब ये ऊपर जा रहा था तो जितना डीसेलरेट हुआ है उतना ही एक्सेलरेट भी होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब मैं इसके y और x कंपोनेंट्स ड्रॉ कर देता हूँ। जी हाँ, वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड सेम है। आई एम सॉरी, स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ओनली, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। कि जब इसको थ्रो किया था तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी। अब जब मैंने उसको पॉइंट जहां पे इसने ग्राउंड को हिट करना है उसी हाइट पे वापस आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। एक्सेलरेशन में ये चीज मैंने आप लोगों को टीच की थी। स्पीड सेम होगी लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो ये आपके पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट बट नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ओवरऑल। और ये वेलोसिटी ये भी नेगेटिव हो चुकी है, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट स्टिल पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ही रहेगा। अच्छा, अब समिट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो समिट पॉइंट पर अब हम डिस्कस करते हैं। बताइए समिट पर वेलोसिटी किसके बराबर होगी? हम उसको vs कह देते हैं, द वेलोसिटी एट समिट। इट विल बी इक्वल टू vi x स्क्वायर प्लस vi y स्क्वायर व्हिच इज 0। नतीजा स्क्वायर रूट vi x स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू, तो vs इज इक्वल टू vix। समझ आई कि नहीं आई? yes, तो समिट पर हमें वेलोसिटी मिल गई है vs व्हिच इज इक्वल टू vix। ऑब्वियसली अंडरस्टूड था कि x कंपोनेंट तो कभी चेंज होगा नहीं। अब समिट पॉइंट पर मोमेंटम क्या होगा? ps इज इक्वल टू m vix, ठीक है। इसी तरह बताइए समिट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? KES इज इक्वल टू हाफ m vix स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह बताइए कि समिट पर हाइट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस हाइट के एक्सप्रेशन फिर हम फाइंड करेंगे। और समिट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दैट विल बी mg कैपिटल H व्हिच इज आल्सो मैक्सिमम। अच्छा, मेरा पहला सवाल तैयार हो जाए इस टॉपिक से ये है कि वो कौन सा पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी में जहां पर वेलोसिटी के x कंपोनेंट और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 होता है? तो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया तो फिर सही जवाब दिए। इसमें 2-3 किस्म के क्वेश्चन आएंगे, इसमें बड़ी एहतियात करनी है क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्वेंशनल आंसर्स तो पता है इसके, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल कन्वेंशनल क्वेश्चन से डिफरेंट है। मैं नए नए क्वेश्चन भी इसमें पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इसकी ट्रेजेक्टरी पर वो कौन सा पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी के x कंपोनेंट और ग्रेविटी में एंगल 90 है? एवरी पॉइंट, क्योंकि एट ईच एंड एवरी पॉइंट the gravitational acceleration is directed downward and x is directed towards right। तो हर पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी के x कंपोनेंट में और ग्रेविटी में कितना एंगल है? 90। यहाँ पर भी आ जाओगे तो 90 ही रहेगा। समझ आई? तो एंगल बिटवीन g and
Vix is always 90 degree at all points of trajectory. ओके अगला स्मार्ट क्वेश्चन, कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी में और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एंगल 90 है? वेलोसिटी में और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में समिट पॉइंट। देखो यहां पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, लेकिन यहां पे वेलोसिटी किसके बराबर है? Vix के बराबर है, मिनिमम हुई भी है। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में मेंशन किया था कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? मिनिमम है। तो वेलोसिटी में सिर्फ वही एक्स कंपोनेंट है, तो नेट वेलोसिटी अब एक्स और वाई कंपोनेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होती है, वाई तो है नहीं, सो वेलोसिटी किसके बराबर होगी? तो एट समिट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन से पॉइंट से पहले वेलोसिटी के y कंपोनेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एंगल 180 है? कौन से पॉइंट से पहले वेलोसिटी के y कंपोनेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एंगल 180 है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पहले तो रेस्ट में ही है, समिट के बाद। इधर देखो ये समिट पॉइंट है ना, देखो वेलोसिटी का y कंपोनेंट किस तरफ है और g डाउनवर्ड। यहां पे भी देख लो y किस तरफ है और g किस तरफ है? डाउनवर्ड है। तो समिट से पहले, बिफोर समिट पॉइंट, velocity, the y component of velocity is at 180 degree with g. Obvious सी बात थी, y component is positive along positive y-axis and g is along negative y. तो पॉजिटिव और नेगेटिव का एंगल कौन से पॉइंट के बाद वेलोसिटी के y कंपोनेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एंगल 0 है? समिट पॉइंट के बाद। तो आफ्टर समिट पॉइंट यहां पे पुट कर दोगे, ठीक है? सो आफ्टर समिट पॉइंट y is parallel to g। जो y है वो g के वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, बल्कि यूं शॉर्टकट में लिख देते हैं y कंपोनेंट इज पैरेलल टू g। क्योंकि अब देखो अब दोनों डाउनवर्ड है कि नहीं? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। ये देख लो यहाँ पे पैरेलल होने की तो जबरदस्त मिसाल मौजूद है आगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है इसके बारे में। इफ यू क्लियरली टेल मी कि जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको समझ आ रही है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। समझ आ गई? वरना मैं वीडियो पॉज करके रिवाइज कर दूंगा। पॉज कर दो, इससे रिवाइज कर देते हैं।